चलिए समझते हैं कि आयनिक अणु कैसे बनते हैं। इसके लिए हमें उत्कृष्ट गैसों यानी कि नोबल गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना होगा। मेरा मतलब ये है कि अगर आप हीलियम लें तो हम जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वे परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं। दरअसल हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कोश में होते हैं, जिसे हम के कोश कहते हैं, के शेल कहते हैं। ठीक है, इसमें बस यही है। लेकिन अगर आप नियॉन को लें, जो अगली नोबल गैस है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे व्यवस्थित होते हैं? फिर से पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पहले कोश की अधिकतम क्षमता यही है। लेकिन अगर आप दूसरे कोश यानी कि एल कोश में जाएं, तो इसकी क्षमता 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने की होती है। इसलिए नियॉन में पहले कोश यानी कि के कोश में 2 और अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह आपको 2 और 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, जो नियॉन का है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। आर्गन के बारे में क्या, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन की तरह ही हम पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों से शुरू करते हैं, फिर अगले कोश में 8 और बाकी के 8 अगले कोश में आते हैं। अगर हम अन्य नोबल गैसों के साथ यही करते रहें तो हमें पता चलेगा कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि शायद यही कारण है कि ये गैसें उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैसें हैं, यानी ये अभिक्रिया नहीं करती। हो सकता है कि अभिक्रिया न करने का नियम या अस्थायित्व का नियम, जिसे अब हम अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहता है कि आपको 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन चाहिए। संयोजकता का मतलब है अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और अष्टक नियम को हम इंग्लिश में ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर आपके पास 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो आपको अस्थायित्व मिलता है, और फिर आप किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से मदद करता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि अन्य परमाणु कैसे अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य अष्टक प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है। इसके लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के निर्माण पर विचार करते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित होंगे। फिर से पहले कोश में 2, फिर उसके अगले कोश में 8 होने चाहिए, तो अगले कोश में 8। तो अब हमारे पास 10 हो गए हैं और बाकी का 1 रह गया है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। याद रखें, दूसरा कोश अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को ही समायोजित कर सकता है, तो बाकी का 1 कहाँ जाएगा, तो उसे तीसरे कोश में जाना होगा। अब अगर हम सोडियम होते तो हम अष्टक कैसे प्राप्त कर सकते थे। एक तरीका यह हो सकता था कि हम 7 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें, ताकि यह तीसरा कोश भी 8 इलेक्ट्रॉनों वाला हो जाए। लेकिन 7 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय अगर हम सोडियम होते तो हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को खोना पसंद करते, क्योंकि अगर हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को खो देते तो हम अष्टक प्राप्त कर लेते। मतलब हम वापस से ऐसे हो जाते जैसे अगर आप उस 1 इलेक्ट्रॉन को खो दें तो आप अस्थायी हो जाएंगे, यानी कि आपको अस्थायित्व मिल जाएगा। इसलिए सोडियम के रूप में हम उस 1 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ताकि हमें अष्टक मिल सके। ठीक है, तो यह सोडियम की कहानी थी। लेकिन क्लोरीन के बारे में क्या। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ आप वीडियो को रोक कर खुद से करने का प्रयास करें और देखें कि क्या कर पाते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम पहले कोश में 2 से शुरुआत करेंगे, फिर अगले में 8, तो हम 10 पर पहुंच गए हैं और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ये बाकी के 7 अंतिम कोश में जाते हैं। अब अगर हम क्लोरीन होते तो हम अष्टक कैसे प्राप्त करते। हम या तो सभी 7 इलेक्ट्रॉनों को खो सकते थे, ताकि संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, कुछ इस तरह से। लेकिन सभी 7 इलेक्ट्रॉन खोना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय अगर हमें 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम तीसरे कोश का अष्टक पूरा कर लेंगे और अस्थायी हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है। सोडियम अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, और क्लोरीन अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। यह एक बहुत अच्छा समझौता है। इसलिए जब सोडियम और क्लोरीन सही परिस्थितियों में एक साथ आते हैं तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को स्थानांतरित कर देता है। सोडियम खुश हो जाता है, क्लोरीन भी खुश हो जाता है, तो सब यहां पर खुश हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या हुआ है। अगर सोडियम वह 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो यह ऋणावेशित हो जाता है। और इसलिए अब ये आयन बन गए हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी वजह से वे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और इस तरह से आयनिक आबंध बनते हैं। बढ़िया है ना। अगर आप इसे कलम और कागज से कर रहे हैं तो इसे बनाना और लिखना काफी मुश्किल है,
तो इसे दर्शाने का एक तेज तरीका क्या है? वैसे इसे दर्शाने का एक तेज और आसान तरीका है जिसे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना की सहायता से इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। हम सोडियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं जो कि यहाँ पर है, और हम क्लोरीन के 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं, और हम सोडियम से क्लोरीन में हुए स्थानांतरण को दिखाते हैं। दोनों में अंतर करने के लिए हम एक के लिए डॉट का उपयोग करते हैं और दूसरे के लिए क्रॉस का उपयोग करते हैं, वही डॉट संरचना जिसका हम पहले भी उपयोग करते आए हैं। और अब जब यह होता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है और क्लोरीन को वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है और वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस तरह से हम इसे दर्शाते हैं। आमतौर पर धनात्मक आवेश को हम इस छोटे कोष्ठक में रखते हैं, ऋणात्मक आवेशित प्रजाति को हम बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं, और फिर हम उन्हें एक दूसरे के पास रखते हैं यह दिखाने के लिए कि वे अब आबंधित हैं। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो चलिए एक और करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड को देखते हैं। अब यह कैसे बनता है? फिर से मैग्नीशियम को देखते हैं। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि क्या आप पूरी चीज को खुद से कर सकते हैं। एक बार वीडियो रोक के प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8, और हमने 10 कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 और बचे हैं, तो ये 2 अंतिम कोश में होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में जाएंगे। अब अगर मैग्नीशियम के रूप में मैं हूं तो मैं कहूंगा अरे मैं इन 2 इलेक्ट्रॉनों से छुटकारा पाना चाहता हूं। अगर मैं इन दोनों से छुटकारा पा लूं तो मैं 8 इलेक्ट्रॉनों वाला हो जाऊंगा, यानी कि मैं अष्टक प्राप्त कर लूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मैग्नीशियम के रूप में हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, क्लोरीन के बारे में क्या? हम पहले ही देख चुके हैं कि क्लोरीन के साथ क्या होता है। इसके 17 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तो यह 10 हो गए, और अंतिम कोश में 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इस बार हमारे पास क्या स्थिति है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो वे इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे? मैग्नीशियम कहता है देखो मैं तुम्हें यह इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, और अगर कोई दूसरा क्लोरीन मेरे पास में है तो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन उसे दे दूंगा। और इस तरह मैग्नीशियम कहता है तुम जानते हो क्या, मैं अपने इलेक्ट्रॉनों को 2 क्लोरीन को स्थानांतरित कर दूंगा, 2 क्लोरीन के साथ आबंध बनाऊंगा, और इस तरह यह काम करेगा। और इसलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ आबंध बनाता है, और इसलिए आपको MgCl2 मिलता है। अब यह सब समझ में आता है ना? तो फिर हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना को कैसे लिखते हैं? वही चीज जो हमने पहले की थी। ये मैग्नीशियम के 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम 2 क्लोरीन को स्थानांतरित कर रहे हैं, और देखो क्लोरीन के पास 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास यहाँ है। तो इसका परिणाम क्या मिलता है? देखो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, तो अब इस पर 2 धनात्मक आवेश होंगे, तो 2+। अब क्लोरीन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, तो प्रत्येक क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश है, लेकिन चूंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 क्लोरीन दर्शाए गए हैं। तो 2 ऐसे क्लोरीन एक मैग्नीशियम के साथ आबंधित हैं और आवेश उन्हें एक साथ रखता है, तो यहाँ एक आयनिक आबंध बनता है। इस तरह हमें MgCl2 मिलता है। तो कुछ इस तरह से आयनिक आबंध बनते हैं।